तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के वन शॉट वीडियो लेक्चर्स को। और आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं आगे के पोर्शन को जो रहने वाला जीएटी का। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी को अच्छे से कवर कर लिए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है जीके, कॉन्स, रीजनिंग, फिर आता है करंट अफेयर। तो अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन को। जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है बेसिकली अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं और कल के दिन मैं आप लोग को कवर कराऊंगा, या इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा उसमें मैं कवर कराऊंगा आप लोग को हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा पोर्शन रहेगा, तो पहले से प्रिपेयर रहना उसके लिए। देखो एक चीज याद रखो, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया ये हमें किस लेवल का पढ़ना है, क्या क्लास 12 लेवल का पढ़ना है। एक चीज ध्यान से सुन लो, कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या हमें क्लास 12 लेवल का पढ़ना है या यूपीएससी लेवल का पढ़ना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें बेसिक लेवल का पढ़ना है। ये सारी चीजें, ये कोई ह्यूमैनिटी का पेपर नहीं है, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है जिसमें स्टैटिक जीके आएगा। बेसिकली फैक्चुअल डेटा वाली चीजें ज्यादातर पूछे जाने वाली है। तो जो भी पोर्शन है, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इन सब के फैक्चुअल डेटा आप लोग को दिमाग में सेट करके रखना है, जो एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं, एक बार मैं जब आप लोग को प्रॉपर वे में पढ़ा दे रहा हूं दोस्तों, बस इसके बाद ईमानदारी से आपको घर पे बैठकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सारी चीजें स्पॉइल हो जाएगी और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस को धमाकेदार बनाने के लिए मेरे इस क्वेश्चन बैंक को आप फॉलो कर सकते हो दोस्तों। अभी इसमें चल रहा है डिस्काउंट, Amazon की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके अंदर आप लोग को प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, मतलब एक कंप्लीट ज्योग्राफी के पोर्शन आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है, वो भी पेज नंबर 42 में। हर साल ज्योग्राफी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अंदर प्रॉपर आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, वो भी प्रॉपर आंसर के साथ। साथ में मिल रही है इसमें प्रैक्टिस शीट, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपके पास नहीं है तो अभी ऑर्डर कर लो और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए इस बुक को अपने साथ जरूर रखो, क्योंकि ये मेरी बुक आपको जीएटी में तगड़े मार्क्स स्कोर कराने के लिए सफिशिएंट है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्काउंट का फायदा उठाओ और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन मेरी इस बुक के साथ स्टार्ट करो। क्योंकि ये मैं एकदम सीधी बात कह रहा हूं, कितना भी वीडियो लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीयूटी बर्बाद हो जाएगा। याद रखो दोस्तों, एक एक सीट की लड़ाई है यहाँ पे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर एक गलती हुई तो आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे सीयूटी के जीएटी के पोर्शन के अंदर ज्योग्राफी के पोर्शन को। तो एक एक करके चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम को देखेंगे, फिर फिजिकल ज्योग्राफी देखने वाले हैं, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। मतलब पहले हम लोग यूनिवर्स की बात करेंगे, फिर अर्थ की बात करेंगे और उसके बाद इंडिया की बात करेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों, वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ चुके होंगे कि आप लोग को यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलता है। उससे पहले जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ऐसे प्लैनेट जिसमें आप कदम रख सकते हो, ये सभी के सभी सॉलिड प्लैनेट्स हैं। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के जितने भी इस तरफ के प्लैनेट्स हैं, ये सभी के सभी जोविएंट प्लैनेट है, जिन्हें हम लोग गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। सोलर सिस्टम में मेनली आप लोग को एक स्टार देखने को मिलता है जिसका नाम है सन। तो सोलर सिस्टम बेसिकली एक प्लैनेटरी सिस्टम होता है दोस्तों, जिसके अंदर बीचों बीच आप लोग को एक सेंटर का स्टार देखने को मिलता है जिसे हम लोग सन कहते हैं। और सन की ग्रेविटी के अराउंड पे ढेर सारे प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं। और अराउंड आप लोग को 8 प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। प्लूटो को आज के टाइम में हम लोग प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर नहीं कंसीडर करते हैं, हम इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हैं, जो ना तो प्रॉपर प्लैनेट है ना तो प्रॉपर मून है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को हमारे सोलर सिस्टम में मिलेंगे ढेर सारे सैटेलाइट्स, बड़े बड़े पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, डस्ट, बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली है हमारे कंप्लीट सोलर सिस्टम के अंदर। और साथ में देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से कहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम का अराउंड 99% मास आप लोग को सन के अराउंड देखने को मिलता है। सन बेसिकली बना हुआ है हीलियम और हाइड्रोजन से, जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम अराउंड 26.5% है। हाइड्रोजन के दम पे ही सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। तो अगर कोई पूछता है कि सन की लाइफ क्या है, तो याद रखना अभी 71% हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब अभी बहुत सारा फ्यूल है और अभी बहुत सालों तक के हमारा सन ऐसे ही चमकता रहेगा। सन के अंदर एनर्जी सोर्स क्या है दोस्तों, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी के दम पे आप लोग को सन के अंदर ब्राइटनेस देखने को मिलती है और वो इतना ज्यादा चमकता है कि हम तक के उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए आती है। तो चलिए सबसे पहले सन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो सन हमारे अर्थ से अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर दूर है दोस्तों। इसके डायमीटर की अगर मैं बात करूं, 13,91,000 के अराउंड इसका डायमीटर आपको देखने को मिलता है। कोर के टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो वो है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस का कोर में टेम्परेचर। साथ में सन का जो रोटेशन टाइम है आप लोग का, वो होता है अराउंड 25 डेज का। और सन की एज अराउंड 5 बिलियन ईयर्स की देखने को मिलती है। और जो सन का मास है दोस्तों, वो है 1.99 into 10⁻³ kg। तो ये हो गया कुछ बेसिक डेटा। अब जान लेते हैं सन के लेयर्स के बारे में। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है इनर कोर, जहां पे एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूजन होते हुए देखने को मिलता है। और ये रहा आप लोग का इनर कोर रीजन। इस रीजन के ऊपर आप लोग को देखने को मिलता है रेडिएटिव जोन। ये रहा दोस्तों, जहां पे एक्चुअल में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलती है बाय रेडिएशन के थ्रू।
रेडिएशन के ऊपर आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों कन्वेक्शन जोन, जो कि आप लोग को ये रहा येलो वाला। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है बाय कन्वेक्शन के थ्रू। इसके ऊपर की जो ग्लोइंग विजिबल आप लोग को रीजन देखने को मिलता है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं फोटोस्फीयर। और जो फोटोस्फीयर है उसके ऊपर आप लोग को देखने को मिलता है क्रोमोस्फीयर दोस्तों, जो कि रेड कलर लेयर के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये रहा। और सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं कोरोना, जो कि स्पेशली सोलार एक्लिप्स के टाइम पे आप लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा, जो सन का बाहर का रीजन चमकते हुए देखने को मिल रहा है वो है कोरोना। एक चीज याद रखना, सन का जो सरफेस है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है दोस्तों। यहाँ पे सन में जो आप लोग को ब्राइट रीजन देखने को मिल रहा है ये रहे, इसे हम लोग कहते हैं प्लेज। और सन में आप लोग को ना कुछ डार्क स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, इसे हम लोग कहते हैं सन स्पॉट्स। मेरे ख्याल से आप लोग को बेसिक डेटा सन के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों सोलार एक्लिप्स क्या होते हैं और लूनार एक्लिप्स क्या होते हैं। बहुत बेसिक है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए और मून सन के लाइट को ब्लॉक कर दे, उस टाइम पे आप लोग को सोलार एक्लिप्स देखने को मिलता है। लूनार एक्लिप्स तब होता है दोस्तों जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, उस दौरान आप लोग को मून रेडिश कलर का चमकते हुए देखने को मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं लूनार एक्लिप्स। एक बार प्लैनेट को छोटे से बड़े साइज की तरफ हम लोग देख लेते हैं, एंटायर सोलार सिस्टम को ही देख लेते हैं। सबसे बड़ा आप लोग को सन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसके बाद जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर आता है दोस्तों अर्थ, वीनस, मार्स और लास्ट में आता है मरकरी। तो ये आप लोग को सीरीज मालूम होनी चाहिए। सन के बारे में चीजें समझ लिए, अब जान लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में कि प्लैनेट्स एक्चुअल में किस तरीके से आप लोग को देखने को मिलते हैं। प्लैनेट होने के लिए भी एक कैटेगरी होती है। सबसे पहले वो सन के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे कि उसकी खुद की ग्रेविटी से उसको ही शोकर एक किस्म से स्फेरिकल शेप ले ले और अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के अराउंड पे रिवॉल्व करते हुए देखने को मिले, उसे ही दोस्तों प्लैनेट की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब प्लैनेट्स भी दो कैटेगरी के दोस्तों। सबसे पहले होते हैं इनर प्लैनेट, जो कि सॉलिड है, जहां पे आप कदम रख सकते हो दोस्तों। वो है आप लोग के 4 इनर मोस्ट प्लैनेट, जिनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद आते हैं दोस्तों आउटर मोस्ट प्लैनेट, जिसे हम लोग कहते हैं जोवियन प्लैनेट दोस्तों, जो कि बेसिकली गैसियस प्लैनेट के फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर आप जुपिटर में कदम रखने की कोशिश करोगे तो कदम रख ही नहीं पाओगे। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सभी के सभी जोवियन प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना इनर प्लैनेट जो है आउटर प्लैनेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आप लोग को देखने को मिलता है, जिसका साइज अराउंड 1,39,000 किलोमीटर के डायमीटर के साथ होता है। और अगर मैं उसे कंपेयर करूं मरकरी के डायमीटर से, तो वो अराउंड सिर्फ और सिर्फ 4,800 किलोमीटर का है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि गैसियस प्लैनेट कितने ज्यादा बड़े हैं। अगर एक बार समझना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे प्लैनेट के साइज से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ये सभी के सभी गैसियस प्लैनेट है जो ये रहे, इसे हम लोग आउटर मोस्ट प्लैनेट कहते हैं, और ये सभी के सभी इनर प्लैनेट्स होते हैं। ये इनर और आउटर को क्लासिफाई किया गया है एस्ट्रॉइड बेल्ट के कंपेरिजन में। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर के सारे प्लैनेट इनर प्लैनेट है और ये बाहर के आउटर प्लैनेट है। नेपच्यून के बाद आप लोग को एक कैप्लर्स बेल्ट देखने को मिलता है, जहां पे ठंडा ठंडा डस्ट है भाई, है ना, बर्फ का गोला खाने जाना तो जा सकते हो। एक एक करके प्लैनेट के बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को मरकरी देखने को मिलता है, जो सबसे छोटा और सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है सन के, जिसके पास किसी भी टाइप का कोई मून नहीं है दोस्तों। ये फुल ऑफ क्रेटर से भरा हुआ है और फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करता है कंप्लीट सोलर सिस्टम में। ऑब्वियसली बात है, करीब है इसलिए जल्दी जल्दी घूम लेगा। वीनस की बात करी जाए तो सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन है दोस्तों। इसको इवनिंग या फिर मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअल में अर्थ से चमकते हुए दिखता है। इसके अलावा दोस्तों ये हॉटेस्ट प्लैनेट है दोस्तों, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है इतना ज्यादा थिक है, अगर सन का लाइट उस प्लैनेट के अंदर पड़ता है तो वो ट्रैप हो जाता है वहीं पे, जिसकी वजह से प्लैनेट का टेंपरेचर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। अर्थ का ट्विन के तौर पे इसको जाना जाता है, स्लोएस्ट रोटेशन के तौर पे इसको माना जाता है, और सबसे ज्यादा स्लोएस्ट रोटेशन ये करता है सोलर सिस्टम में। अर्थ की बात करी जाए तो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इसके पास सिर्फ एक मून देखने को मिलता है। लाइफ है सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है हमारे सोलर सिस्टम में। एटमॉस्फेयर की बात करी जाए अर्थ के, तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपको 78% मिलेगा, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस। मून सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे यहाँ पे, और अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट के नाम से, और इसे डेंस्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मार्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये फोर्थ प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इसके पास 2 मून है दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल सही सुने, नाम पूछे जाते हैं फोबोस और डाइमोस। इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसके लेयर पे रस्टिंग होती रहती है, क्योंकि ये आयरन मिनरल रिच्ड है। यहाँ पे आप लोग को वोल्केनो, कैनियंस, रिवर बेड, ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को इनर प्लैनेट्स क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं आउटर मोस्ट प्लैनेट की दोस्तों। इसमें आता है सबसे पहले जुपिटर, जो कि 5th प्लैनेट है फ्रॉम द सन।
इसका एटमॉस्फेयर में आप लोग को हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादातर देखने को मिलेंगे और ये फास्टेस्ट रोटेटिंग है। अगर ये फास्टेस्ट रोटेट कर रहा है इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। इसलिए मैक्सिमम जितने भी एस्ट्रॉइड है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही ट्रेवल करते रहते हैं और अर्थ तक के नहीं आ पाते। इसलिए हमेशा हमें जुपिटर को थैंक यू बोलना चाहिए। इसके पास अराउंड 67 आप लोग को नोन सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं और इसके पास 4 गैलीलियन मून्स देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा मैग्नेटोस्फीयर मतलब मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाली इसी के पास देखने को मिलती है सभी प्लैनेट के कंपैरिजन में और ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद आता है दोस्तों सैटर्न। दोस्तों इसके पास आपको एक थिक रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक्चुअल जुपिटर में भी है लेकिन वो थिन है। ये भी एक गैसियस प्लैनेट है दोस्तों। 62 मून्स इसमें देखने को मिलते हैं और इसका जो सबसे लार्जेस्ट मून है जो है टाइटन, जहां पे कौन रहता था भाई, थैनोस रहता था। चलो इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आप लोग को कभी इसके पास भी देखने को मिल जाते हैं कभी इसके पास भी। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, कई बुक के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा इसके अंदर ज्यादा मून्स है, कभी इसमें देखने को मिलेगा इसमें ज्यादा है। तो कंटिन्यूअसली हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और ढेर सारे मून्स को डिस्कवर कर रहे हैं। अभी के डेटा के हिसाब से जुपिटर के पास ज्यादा मून है एज कंपेयर टू सैटर्न के। बात करते हैं दोस्तों यूरेनस की दोस्तों, जो कि 7th प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है। यहाँ का एक दिन 17 घंटे के बराबर होता है और एक साल यहाँ का 84 ईयर्स के बराबर होता है। मतलब आप मैं अगर वहां पे रहते तो अभी एक साल के भी नहीं होते हम लोग। इसके पास 27 मून्स देखने को मिलते हैं दोस्तों और इसे हम लोग ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ नेपच्यून की दोस्तों, जो कि लास्ट प्लैनेट आप लोग को देखने को मिलेगा। इसके एटमॉस्फेयर में हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन देखने को मिलते हैं। इसके लार्जेस्ट मून का नाम है ट्रिटॉन। इसके अलावा नेपच्यून में आप लोग को एक ब्लेमिश देखने को मिलने वाला है जो अर्थ के साइज के बराबर का इतना बड़ा है भाई, जो कि एक ग्रेट डार्क स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। 14 इसके पास सैटेलाइट्स है। सबसे ठंडा प्लैनेट है क्योंकि सन से बहुत ज्यादा दूर है और स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कई लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार प्लूटो को क्यों नहीं कंसीडर किया गया। भाई वो हिंदी की बुक तो नहीं पढ़ के आए जिसमें ऐसा कहा गया था कि प्लूटो टूट कर 2 हिस्से में, ये वो जो फर्जी कहानी है। एक्चुअल में प्लूटो को पहले प्लैनेट के तौर पे कंसीडर किया जाता था, बट बाद में जो प्लैनेट की कैटेगरी है, वो जो 3 कैटेगरी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसको फिर प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और उसे कंसीडर कर दिया गया दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है कि प्लूटो को अब हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे कंसीडर करते हैं। प्लूटो के पास आप लोग को मून भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है चेरोन, जो कि एक्चुअल में उसके साइज के आधे बराबर है। तो ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं दोस्तों, ना तो ये प्रॉपर प्लैनेट है, ना ही इनको हम लोग एस्ट्रॉइड की तरह कंसीडर करते हैं। ये भी आप लोग को सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, स्पेशली प्लूटो की, कि प्लूटो ना नेपच्यून के ऑर्बिट में आके गलती से रिवॉल्व करके चले जाता है। इस वजह से उसको प्लैनेट के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। अच्छा, बेचारे प्लूटो को भी नहीं पता हुआ कि अर्थ में ऐसा कुछ कर दिया गया उसके साथ। तो 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट आप लोग को देखने को मिलेंगे हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे पहला है साइरस, फिर है प्लूटो, फिर आता है ईरिस, फिर आता है होमिया, फिर आता है मेक। तो ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद होने चाहिए। अब यार एक चीज समझने की कोशिश करो, जब भी हम लोग स्पेस की बात करेंगे तो किलोमीटर से मेजरमेंट नहीं करेंगे, टेप लेकर थोड़ी ना बैठेंगे वहां पे। हम यहाँ पे जो भी मेजरमेंट करते हैं दोस्तों वो करते हैं लाइट ईयर्स में। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग लाइट ईयर के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं कि एक लाइट को ट्रेवल करने में एक जगह से दूसरी जगह कितना टाइम लगेगा, उसके थ्रू हम कंपेयर कर रहे हैं। तो याद रखना, तो जो 1 लाइट ईयर होता है दोस्तों, ये होता है अराउंड 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के आसपास, मतलब 6 ट्रिलियन माइल्स के अराउंड पे आप लोग को देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट होती है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, गायनमाइड ये बिगेस्ट सैटेलाइट देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम में, जो कि जुपिटर का मून है। तो ये रहे सारे के सारे आप लोग के ड्वार्फ प्लैनेट। साइज के अकॉर्डिंग ड्वार्फ प्लैनेट को मैंने यहाँ अरेंज कर दिया। प्लैनेट के कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट के तौर पे जुपिटर जाना जाता है, बिगेस्ट सैटेलाइट के तौर पे गायनमाइड जाना जाता है दोस्तों, ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम पे वीनस जाना जाता है, ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम के नाम पे दोस्तों साइरस जाना जाता है, क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून है, सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन करने वाला प्लैनेट मर्क्यूरी है, फास्टेस्ट रोटेटिंग वाला प्लैनेट जुपिटर है, स्लोएस्ट रिवॉल्यूशन वाला प्लैनेट नेपच्यून है, स्लोएस्ट रोटेशन वाला प्लैनेट वीनस कहा जाता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट प्लैनेट के तौर पे मार्स मरकरी को जानते हैं, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट के तौर पे हम लोग डायमोस को जानते हैं दोस्तों। सेम अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर आप लोग को सैटर्न के मून पे देखने को मिलता है जिसका नाम है टाइटन दोस्तों। और नियरेस्ट प्लैनेट की अगर तौर पे बात करी जाए अर्थ से, तो वो आप लोग को वीनस देखने को मिलने वाला है। तो यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीजें प्लैनेट रिगार्डिंग क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। हमारे अर्थ का सैटेलाइट का नाम है दोस्तों मून, जिसका डायमीटर आप लोग को 3500 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। इसका मास की अगर मैं बात करूं तो 7.3 × 10⁻22 kg के अराउंड है। अर्थ से इसकी डिस्टेंस अराउंड 3,84,400 किलोमीटर के आसपास देखने को आपको मिलती है। अभी हाल ही में एक मून मिशन हुआ था, इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, जहां मून के सरफेस से एक्चुअल इंसान ट्रेवल करके आए हैं। अभी ये 10 दिन का मिशन था, इसका नाम याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। मून के सरकमफरेंस की बात करूं तो 11,000 किलोमीटर
सेंटर का आपको देखने को मिलेगा। रिवॉल्यूशन टाइम इसका लगभग 27.3 डेज का होता है। ग्रेविटेशन पुल अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। मून एक्चुअल में नेचुरल सैटेलाइट हमारे अर्थ का, जिसको रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट एंड 11.47 सेकंड। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों सेलेनोलॉजी। एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मून है, ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो कभी कभी मून ना अर्थ से थोड़ा दूर हो जाता है, कभी कभी मून करीब हो जाता है। तो करीब वाले डिस्टेंस को कहते हैं पेरिजी, दूर वाले डिस्टेंस को कहते हैं एपोजी। सेम ऐसे अर्थ भी सन से एक टाइम पे दूर रहता है और एक टाइम पे पास रहता है। जब दूर रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं एफिलॉन, पास रहता है तो उसे कहते हैं पेरिहेलॉन। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, इसको आपको याद करना है। और दोस्तों इन सब की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बुक से, बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बिना करे ये सारे फैक्चुअल डेटा सर के ऊपर से चले जाएंगे। सिर्फ सुनकर अच्छा लगेगा कि वाह यार कितना अच्छा पढ़ा रहे भैया, मजा आ रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ सेट नहीं हो रहा है। तो चीजों को समझो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मून के बारे में समझ लिए, अब समझ लेते हैं जो बचे रिमेनिंग चीजें रह गई। बड़े वाले पत्थर, छोटे वाले पत्थर जो हमारे स्पेस के अराउंड में देखने को मिलते हैं। तो ये स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा स्टोन आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड, जो कि एक रॉकी बॉडी है, स्पेशली प्लैनेट से और मून से थोड़ी छोटी होती है। ये आप लोग को ज्यादातर एस्ट्रॉइड बेल्ट के अराउंड में देखने को मिलेंगे, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में। इससे जो छोटे साइज को कहा जाता है उसे कहते हैं हम लोग मीटिरॉइड। इससे ज्यादा जो छोटे साइज के होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मीटिरॉइड। इससे छोटे वाले साइज को कहते हैं मीटियोर, जो अर्थ में आके स्ट्राइक करते हैं, लेकिन आते आते ही जल के खाक हो जाते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और कभी कभार टकरा भी जाते हैं। और दोस्तों ये है कॉमेट, जो कि एक आईसी बॉडी होती है जो कंटिन्यूअसली गैस को रिलीज करती रहती है और ये सन के अराउंड पे रिवॉल्व करती रहती है। कुछ इस तरीके का आप लोग को देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं ना ये टूटता सितारा है, जल्दी से मैं विश मांग लेता हूं कि वो मेरी जिंदगी में आ जाए। उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक बॉडी है जो कि घूम रही है और हम इससे मतलब क्या बोले। चलो आगे बढ़ते। तो एस्ट्रॉइड की बात हम लोगों ने कर ली है, मेरे ख्याल से अभी आप लोग को समझा दिया। कॉमेट की बात कर लेता हूं दोस्तों। एक इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट आप लोग को एक फैक्ट बताता हूं। एक कॉमेट का नाम है हेलीज कॉमेट, जो हमारे अर्थ में हर 76th ईयर में देखने को मिलता है। मतलब ये पक्का सोलर सिस्टम के अराउंड घूमता रहता होगा। तो यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोग को कंप्लीट चीजें समझ में आ गई यूनिवर्स के बारे में। अब बात करने वाले दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, मतलब स्पेशली अर्थ के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो आप लोग को सबसे पहले और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है दोस्तों, वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक सबसे बेस्ट तरीके से आप लोग को एक विजुअलाइजेशन फॉर्म में दिखा रहा हूं। दीज आर द लैटिट्यूड दोस्तों और दीज आर द लॉन्गिट्यूड। आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्यों बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये पता करने के लिए कि एक्चुअल लोकेशन आप लोग की कहां पे। अगर आप गूगल मैप भी चलाते होंगे तो आपके घर की लोकेशन में आप लोग को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बिहाफ में ये बताया जाता है कि आप एक्चुअल में हो कहां। तो लैटिट्यूड की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो लैटिट्यूड क्या है एक बार इसको समझ लेते हैं। लैटिट्यूड बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस आप लोग को देखने को मिल रही है, जो अर्थ में आप लोग को लेफ्ट से राइट में जाते हुए देखने को मिल रही है। ये लाइंस आप लोग को बेसिकली ये बताती है कि इक्वेटर मतलब वो लाइन दोस्तों जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है, उससे आप कितना ज्यादा ऊपर और कितना ज्यादा नीचे हो। इसकी रेंज आप लोग को 0 डिग्री कंसीडर किया जाता है इक्वेटर के लिए, और ये जाती है अप टू 90 डिग्री तक के। अब ये 90 डिग्री या तो नॉर्थ में हो सकती है या फिर साउथ में हो सकती है। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री लैटिट्यूड में आप लोग को देखने को मिलता है। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में शो होता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों लॉन्गिट्यूड की, तो ये आप लोग को एक वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री माना गया है इक्वेटर को, यहाँ पे माना गया है दोस्तों प्राइम मेरिडियन को, जो एक्चुअल में इंग्लैंड से होकर गुजरता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन आप लोग को दिख रही है, ये भी एक किस्म की लॉन्गिट्यूड ही है। इसको 0 डिग्री कंसीडर किया गया। तो ऐसे लॉन्गिट्यूड कितने देखने को मिलते हैं दोस्तों आपको, तो ये 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के होते हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, क्या प्राइम मेरिडियन से कितने ज्यादा ईस्ट हो और कितना ज्यादा वेस्ट पे हो। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया अप्रोक्सीमेटली 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में प्रेजेंट है। तो ये सिंपल लाइंस है, ये है आप लोग की हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये है वर्टिकल लाइन। ये कहां काम आती है, लोकेशन पता करने के लिए, किस देश में कौन सा टाइम चल रहा है, किस रीजन में आप लाई कर रहे हो, उसको पता करने के लिए काफी ज्यादा काम आती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को और भी देखने को मिलते हैं। एक लाइन होती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, जो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये रही इक्वेटर और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया से होकर भी गुजरती है दोस्तों। कहां से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरती है। फिर होता है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आप लोग को इक्वेटर के नीचे में देखने को मिलता है। ये रहा, जो अराउंड 23.5 डिग्री साउथ में आप लोग को देखने को मिलता है।
आर्टिक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग को आर्टिक सर्कल देखने को मिलेगा दोस्तों, जो अराउंड 66.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है। और अंटार्कटिक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, जो आपको अराउंड 66.5 डिग्री साउथ में प्रेजेंट है। प्राइम मेरिडियन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये रहा प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इक्वेटर की, तो इसे कंसीडर किया जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो ये बेसिक चीजें आप लोग को याद रहेगी। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स हैं, इनके दम पे आप लोग ना टाइम भी पता कर सकते हो। तो स्पेशली अगर मैं बात करता हूं टाइम जोन के बारे में, तो टाइम जोन बेसिकली लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में आप लोग को लगभग 24 टाइम जोन्स देखने को मिलते हैं और 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स पे डिवाइडेड है। हर एक ईच जोन जो है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में सेपरेटेड है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 1 आवर 4 मिनट। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये रहा प्राइम मेरिडियन दोस्तों, और ये रहा इंडिया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 1 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये लगभग 5 हो गया। इंडिया का टाइम जोन लगभग आप लोग को 5 आवर्स 30 मिनट अहेड फ्रॉम दी प्राइम मेरिडियन देखने को मिलता है। अब जो इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड जोन है दोस्तों, वो लाई करता है आप लोग को कहां पे, 82.3 डिग्री ईस्ट पे, जो कि अराउंड इलाहाबाद से होकर गुजरता है। ये चीज याद रखना, एग्जाम में काम आएगी। इंटरनेशनल डेट लाइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये आप लोग को देखने को मिल रहा है आप लोग का, ये रहा नॉर्थ अमेरिका और ये रहा रशिया का पार्ट और ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, अर्थ का एकदम पीछे वाला रीजन। ये लाइन कहलाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। आप बोलोगे भैया एकदम सीधी क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ आइलैंड अमेरिका के हैं, तो कुछ आइलैंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ रशिया के हैं, तो टाइम जोन में क्लैश ना है, इसलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया। यहाँ पे 2 आइलैंड दोस्तों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बीच के डिस्टेंस अराउंड सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर की है। एक आइलैंड में कुछ और दिन चलता है, दूसरे आइलैंड में कुछ और दिन है। मतलब यहाँ वेडनेसडे तो वहां पे थर्सडे आप लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जैसी ये चेंज होगी, डे चेंज हो जाएगा। आपको वो 2 आइलैंड के बारे में बताना है दोस्तों, जो एक अमेरिका में प्रेजेंट है और एक रशिया में प्रेजेंट है। और जब ठंड का रीजन आता है दोस्तों, तो उनके बीच में एक्चुअल में सी भी नहीं देखने को मिलता है, लोग ऐसे ही पैदल चले जाते हैं इधर से उधर। अब एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको बन सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होते हुए देखने को मिलती है, स्पेशली इंडिया से, और कौन से स्टेट से पास होती है? तो दोस्तों वो होती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये रहा एक कंप्लीट टाइम जोन का, आप लोग को मैंने डायग्राम दिखा दे रहा हूं। ये रही प्राइम मेरिडियन दोस्तों, इनके बीच में लगभग 1 घंटा 4 मिनट का आप लोग को गैप देखने को मिलता है अगले लॉन्गिट्यूड में। तो ऐसे अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 और लगभग 5 से 5:30 मतलब 5:30 PM के आसपास में यहां से होकर गुजर रहा है, और उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं 5.30 आवर्स अहेड फ्रॉम GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बार जल्दी से अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझ लेते हैं। तो अर्थ के इंटीरियर में आप लोग को क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है क्रस्ट, जहां पे हम सब लोग रहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट दोस्तों, जो कि सॉलिड है, कूल भी है और ब्रिटल भी है। थिकनेस की अगर बात करी जाए यहाँ की, तो 8 to 60 किलोमीटर के आसपास है। ये डिवाइडेड है अपर और लोअर क्रस्ट में। याद रखना दोस्तों, जितने भी मिनरल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं, अराउंड 87% ऑफ द मिनरल आप लोग को क्रस्ट से ही हासिल होते हैं। इसके बाद आप लोग का आता है दोस्तों मेंटल रीजन। तो ये रहा आप लोग का दोस्तों मेंटल रीजन, ये रहा दोस्तों मेंटल रीजन, जो बीचों बीच का पोर्शन है, जो कि 60 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ में प्रेजेंट है। ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है अपर रीजन, दूसरा है लोअर मेंटल। और जो एस्थेनोस्फीयर होता है दोस्तों, ये एक्चुअल में अपर मेंटल में आप लोग को प्रेजेंट देखने को मिलता है। ये रहा दोस्तों एस्थेनोस्फीयर, ये दिख रहा है, यहीं से मोल्टन लावा अर्थ क्रस्ट में आता है। जब भी ज्वालामुखी फटती है तो वो कभी भी कोर से नहीं आता है दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर से आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कोर की। तो कोर भी दोस्तों आप लोग को 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इनर कोर, दूसरा है आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में। इनर कोर ऑल्सो कॉल्ड एज बैरिस्फीयर, जहां पे टेम्परेचर आप लोग को अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, जिसकी डेप्थ अराउंड 6371 किलोमीटर की होती है। दोस्तों जो आउटर कोर है वो एक्चुअल में लिक्विड फॉर्म में, जहां पे आयंस भी प्रेजेंट है। तो जब भी अर्थ रोटेट होगी तो वो आयंस भी रोटेट होंगे, और जब आयंस रोटेट होंगे मतलब चार्जेस दौड़ना शुरू करेंगे, तो करंट प्रोड्यूस होगा अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अर्थ के अंदर जो आप लोग को, तो जैसे ये अर्थ रही, तो अर्थ के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है दोस्तों, वो बनती है उसी लिक्विड की वजह से। जब अर्थ रोटेट हो रही है तो वो लिक्विड भी रोटेट हो रहा है, लिक्विड के अंदर है चार्जेस, और चार्जेस रोटेट हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। अब अर्थ के कुछ बेसिक डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थ के अंदर आप लोग को क्या क्या देखने को मिलता है? तो आयरन आप लोग को सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, अराउंड 35%, फिर ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन अराउंड 15%, फिर मैग्नीशियम 13%, निकेल आप लोग को प्रेजेंट देखने को मिलेगा अराउंड 2%, फिर प्रेजेंट है सल्फेट,
और फिर अदर चीजें प्रेजेंट है। अर्थ के क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज और बाकी रिमेनिंग चीजें। अब अर्थ के बारे में समझ लिए, अब अर्थ के रॉक्स के बारे में समझ लेते कि अर्थ के अंदर किस टाइप की रॉक्स आप लोग को बेसिकली देखने को मिलती है। तो इस तरीके की डिफरेंट रॉक्स आप लोग को अर्थ के अंदर देखने को मिलती है या अर्थ सरफेस में देखने को मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहली होती है दोस्तों, इसका नाम है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स बेसिकली मोल्टन लावा की वजह से बनी है। मतलब अर्थ क्रस्ट में जो एक्चुअल में वोल्केनो इरप्शन हुआ होगा दोस्तों, उसके वजह से जो उनका मैग्मा था वो एक टाइम पे आके ठंडा हो गया, तो वहां पे रॉक्स फॉर्म हो गई, उसे कहा गया इग्नियस रॉक्स। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम होता है ग्रेनाइट, डोराइट। ये प्राइमरी रॉक के फॉर्म में मानी जाती है, इसी के बाद बाकी रॉक्स बनती है। इसके बाद अगला आता है दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती है? तो मान लेते कहीं पे इस तरीके का एक गड्ढा था, वहां पे थोड़ी सी डस्ट जमा हुई, फिर वो सॉलिडिफाई हो गया, थोड़ी सी और डस्ट आई, वो सॉलिडिफाई हो गया, फिर डस्ट आई, फिर सॉलिडिफाई हो गया, तो यहाँ पे एक स्पेशल रॉक फॉर्म हो गई दोस्तों, जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कुछ इस तरीके की आप लोग को देखने को मिलती है, लेयर बाय लेयर आप लोग को देखने को मिल रही है। सैंडस्टोन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, लाइमस्टोन, चॉक, रॉक सॉल्ट और साथ ही साथ जिप्सम इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल माने जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं मेटामॉर्फिक रॉक की दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक हुई दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल पहले से कोई रॉक प्रेजेंट थी, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसने अपने फॉर्म को चेंज कर लिया, वो कहलाता है दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक। कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगी। इग्नीस, स्लेट, मार्बल, कॉर्टाइज इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो रॉक्स क्या है बेसिकली? ये नेचुरली अकर्ड एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो सिंगल या फिर डिफरेंट टाइप के मिनरल से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर आप लोग को सीमेंट लाइक मिनरल मैट्रिक्स देखने को मिलती है। अर्थ के अंदर आप लोग को जो 87% ऑफ मिनरल्स देखने को मिलते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में सिलिकेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये रही दोस्तों टाइप्स ऑफ रॉक, एक बार आप देख सकते हो। इग्नीस के अंदर आती है आप लोग को ग्रेनाइट, प्यूमाइक, स्कोरिया। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आती है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम। मेटामॉर्फिक के अंदर आती है दोस्तों मार्बल, स्लेट, कॉर्टाइस, इग्नीस। तो ये एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, बताना पड़ता है कि मार्बल किस कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो पता होना चाहिए। यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बार जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों लैंडफॉर्म्स के बारे में जो आप लोग को नेचुरली अर्थ में देखने को मिलते हैं। तो लैंडफॉर्म होते क्या है? दीज आर द नेचुरल फीचर जो कि अर्थ में आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, डिफरेंट शेप, साइज के और स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब ये लैंडफॉर्म होते क्या है? माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैली, हिल्स, कैनियंस, ये सभी के सभी लैंडफॉर्म्स है। अब अगर मैं बात करता हूं लैंडस्केप की दोस्तों, तो लैंडस्केप बेसिकली एक सिनरिक व्यू होता है, जो आप लोग देखते हो ना कि वाव यार क्या बढ़िया सीन दिख रहा है यार, मजा आ गया देखकर। दीज आर कॉल्ड एज लैंडस्केप। अगला होता है दोस्तों टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी होता क्या है? टोपोग्राफी का सिंपल मतलब ये हुआ कि किसी सरफेस की प्रॉपर डिटेल देना, कि कहां पे पहाड़ है, कहां पे स्लोप प्रेजेंट है, कहां पे एलिवेशन देखने को मिल रहा है। तो ये ज्यादातर आपको मैप में देखने को मिलता है, 2D मैप्स में। लास्ट होता है दोस्तों टेरेन्स। अब टेरेन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी एरिया का टाइप ऑफ लैंड सरफेस कैसा है। लाइक कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिल रही है, कोई प्लेट्यू रीजन है, कोई प्लेन रीजन है, कहीं पे डेजर्ट देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो ये सभी के सभी टेरेन्स के थ्रू हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये रहे आप लोग के डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स दोस्तों, जैसे वोल्केनो, हिल, आइलैंड, कैनियंस, डेजर्ट, ओशियन, रिवर, जंगल, माउंटेन, वाटरफॉल, प्लेन एरिया, ये सभी के सभी लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के जो एग्जामिनेशन में कई बार आता है दोस्तों, वो है माउंटेन्स किस टाइप की आप लोग को देखने को मिलती है। अब इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन बेसिकली बनती कैसी है? दो टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो जो लैंडफॉर्म है वो ऐसा अपलिफ्ट हो जाता है। जैसे ये रहा लैंडफॉर्म, टेक्टोनिक प्लेट टकराने की वजह से क्या हुआ, जो लैंडफॉर्म पहले सीधा था वो इस तरीके से अनडिलेटेड हो गया और लैंडफॉर्म बन गया हाइटेड पॉइंट से। और ये माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिमालय माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन यंग माउंटेन है दोस्तों, और ये एक्चुअल में फोल्ड माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगला होता है दोस्तों आप लोग का ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? मान लेते हैं ये रहा आप लोग का अर्थ का सरफेस दोस्तों, इसमें एकदम से क्रैक्स आ गए। क्रैक आने की वजह से हुआ क्या, या फॉल्ट आने की वजह से हुआ क्या? हो सकता है ये कुछ सरफेस ऊपर उठ गया या कुछ सरफेस नीचे रह गया, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्रैक्स आ गए हैं, फॉल्ट आ गए, जिसकी वजह से या तो ये एरिया अंदर चला गया, इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल फॉल्ट, इसकी वजह से बनती है ग्रेबन रिफ्ट वैली, या फिर ये जो पोर्शन था अपलिफ्ट हो गया क्योंकि आजू बाजू वाले रीजन नीचे चले गए, तो ये भी पैरेलल फॉल्ट की वजह से बनी। और इस टाइम पे जब ऊपर लिफ्ट हो जाता है रीजन, उसे हम लोग कहते हैं हॉर्स ब्लैक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल तो मैंने आप लोग को दे दिया था दोस्तों, एल्प्स माउंटेन जो यूरोप में देखने को मिल रही है, रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी, एशिया में हिमालयाज है, एटलस माउंटेन आप लोग को नॉर्थ अफ्रीका में देखने को मिलती है। ये सभी के सभी एग्जांपल हैं फोल्ड माउंटेन के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करता हूं ब्लॉक माउंटेन की दोस्तों, तो ब्लैक फॉल जो कि जर्मनी में देखने को मिलता है, ये इसका एग्जांपल है।
सॉल्ट रेन जो पाकिस्तान में मिलती है दोस्तों, ये भी इसका एग्जांपल है। वॉल्केनिक माउंटेन की अगर बात करी जाए तो वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। तो हवाई आइलैंड जितने भी बने हुए दोस्तों, वो सभी के सभी वॉल्केनिक माउंटेन से ही बने हुए। माउंट फूजी जो जापान में आपने डोरेमोन में कई बार सुने होंगे दोस्तों, वो भी आप लोग को वॉल्केनिक माउंटेन में ही बनी हुई है। और माउंट पोपा जो है आप लोग को म्यांमार में देखने को मिलती है, ये भी एक्चुअल में वॉल्केनिक माउंटेन से ही बनी हुई है। अगला देखते हैं दोस्तों रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन क्या है? वो पुराने माउंटेन जो इरोजन से बच गए, टाइम के साथ साथ सिर्फ हार्ड पार्ट इस माउंटेन का रह गया। ये माउंटेन ज्यादातर टकले शेप के देखने को मिलते हैं आपको। अरावली माउंटेन जो है एक्चुअल में इसी का एग्जांपल है, और दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंज आप लोग को रेसिडुअल माउंटेन ही देखने को मिलेगी। और इंडिया में भी अरावली रेंज सबसे पुरानी है। यंगेस्ट माउंटेन हिमालयन माउंटेन है। तो नीलगिरी, पारसनाथ, गिरनार हिल्स, राजमहल हिल, ये सभी के सभी इसी के एग्जांपल। यहां तक कि मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेट्यू की। प्लेट्यू वो रीजन होता है दोस्तों जो एक्चुअल में लैंडफॉर्म में अपलिफ्टेड देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे इसे कहते हैं हम लोग माउंटेन्स, और वो रीजन दोस्तों अगर जो अपलिफ्ट हो गया थोड़ा सा, उसे कहा जाता है प्लेट्यू। और जो रीजन आपको प्लेन दिख रहा है उसे प्लेन रीजन कहते हैं। तो अर्थ के अंदर आप लोग को 33% टोटल अर्थ का सरफेस एरिया प्लेट्यू में देखने को मिलता है। सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट जो है प्लेट्यू की, वो एक्चुअल में तिब्बत प्लेट्यू को माना जाता है। स्मॉलेस्ट वर्ल्ड की अगर मानी जाए तो उसका नाम है कुंडेलुंगू प्लेट्यू, जो कि कांगो में प्रेजेंट है। इंडिया में जो लार्जेस्ट प्लेट्यू प्रेजेंट है उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू। और स्मॉलेस्ट की बात करी जाए तो छोटा नागपुर प्लेट्यू स्मॉलेस्ट प्लेट्यू के तौर पर जाना जाता है, जो रिच इन कोल, मैग्नीज और आयरन के फॉर्म में आपको प्रेजेंट है। ये रहा आप लोग का रीजन, जैसे आप देख पा रहे हो जहां पे डार्क ब्राउन दिख रहा है ना, दीज आर दी प्लेट्यूज। तो ये रहा वो हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। और इंडिया में ये रहा दोस्तों डेक्कन प्लेट्यू। ये रहा वो कांगो वाला सबसे छोटा वाला प्लेट्यू। तो आई होप तुम लोग को ये प्लेट्यू वाला पोर्शन तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों डेल्टाज और एस्चुरीज क्या होती है। इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हो अर्थ सरफेस पे पानी गिरता है, वो पानी रिवर में आके इकट्ठा होता है, और रिवर का पानी एक टाइम पे आके सी से मिल जाता है। जो पानी रिवर से आके सी पे मिल रहा है, अब वो किस तरीके से मिलता है, तो वो दो तरीके से फॉर्म होके मिलता है। या तो वो डेल्टा के फॉर्म में फॉर्म होगा, या फिर वो एस्चुरीज फॉर्म करेगा। अब आप सभी लोग जानते हो कि पानी अगर रिवर से आ रहा है तो अपने साथ साथ सैंड भी लेकर आएगा, सॉइल भी लेकर आएगा। सिंपल वे में कहूं तो सेडिमेंट्स लेकर आएगा। तो अगर रिवर धीरे धीरे करके सेडिमेंट इकट्ठा कर रही है उस रीजन पे जहां पे आके रिवर का पानी सी से मिल रहा है दोस्तों, तो वहां पे फॉर्म हो जाते हैं डेल्टास। कुछ इस तरीके से, देखो ये मिट्टी इस तरीके की जमा हो गई और ये किस्म का ट्रायंगुलर शेप लेने लग जाती है। सिंपल वे में कहूं तो ये जो डेल्टास है, एक्चुअल जो रिवर आ रही थी उसको छोटी छोटी ब्रांच में तोड़ देती है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। वहां पे भी आप लोगों को कुछ इसी तरीके से सॉइल का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है रिवर की। तो डेल्टा मतलब जो सॉइल का डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांच बन जा रही है, रिवर का पानी सी में आ रहा है उस दौरान पे, तो उसे कहा जाता है दोस्तों डेल्टास। अगर मैं बात करता हूं एस्चुरीज की दोस्तों, तो एस्चुरीज क्या चीज है? डायरेक्ट रिवर का पानी आके सी में आके मिल गया बिना कोई डिपोजिशन करे, उसे कहा जाता है दोस्तों एस्चुरीज। ज्यादातर आप लोग को ये नर्मदा और तापी रिवर में देखने को मिलता है। सिंपल वे में कहूं तो डेल्टा मतलब जहां पे सॉइल आके डिपॉजिट हो रहा है और रिवर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रही है, जब वो रिवर का पानी सी में आ रहा है उस दौरान। और एस्चुरी का मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिवर का पानी सी में आके मिल जा रहा है, किसी भी तरीके का कोई डिपॉजिट नहीं और सीधी रिवर आके मिल रही है। अब इसमें याद रखना दोस्तों, एग्जाम में कई बार आता है लार्जेस्ट और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास। ऐसी एक और डेल्टा आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी आप लोग को देखने को मिलती है दोस्तों, वो मिलता है मैंगोंग डेल्टा में, क्योंकि ड्रैगन रिवर के आसपास में डेल्टा फॉर्म होता है वहां पे। एक होता है दोस्तों लेना डेल्टा, जो रशिया में आपको देखने को मिलेगा, और ठंड में ये एक्चुअल में जम भी जाता है। जैसे मैंने कहा ना अभी कि दुनिया का सबसे बड़ा आप लोग को जो डेल्टा फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है यहाँ पे। ये लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाता है दोस्तों। आज के बांग्लादेश और हमारे आज के वेस्ट बंगाल के पार्ट को मिला के अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे आप लोग को स्पेशली ये डेल्टा फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, रिच फ्लोरा एंड फौना भी दिखता है, और बंगाल टाइगर भी यहीं पे प्रेजेंट है दोस्तों। यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। क्या चीज है? तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअल में 7 प्लेट में डिवाइडेड है, और वो जो 7 प्लेट है दोस्तों मोल्टन लावा के ऊपर ऐसे तैरते रहती है और वो एक दूसरे से टकराती रहती है। फिर टकराएगी तो अर्थक्वेक आ जाएगा या नई माउंटेन्स फॉर्म हो जाएगी। अब ये कौन कौन सी 7 आप लोग को प्लेट्स देखने को मिलती है मेजर, तो याद रखना आर्टिक, नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट,
पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन अटलांटिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि हिमालयन माउंटेन कैसे फॉर्म हुई। ये एक्चुअल में तब फॉर्म हुई थी दोस्तों जब यूरेशियन प्लेट से आके इंडियन प्लेट आके बहुत ज्यादा तेजी से टकरा गई थी और कंटिन्यूअसली एक किस्म से फोल्ड माउंटेन फॉर्म करी और हिमालयन माउंटेन यहां से बन गई। सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट की अगर बात करी जाए तो उसका नाम है दोस्तों पैसिफिक प्लेट, और सबसे छोटी की अगर मैं बात करता हूं तो उसका नाम है जुआन डे फुका प्लेट, जो कि आप लोग को यहां पे देखने को मिलेगी। ये रहा छोटा सा रीजन। जहां जहां पे टेक्टोनिक प्लेट की जो बाउंड्रीज आएगी दोस्तों, वहां पे सबसे ज्यादा आप लोग को भूकंप देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे जापान वाले रीजन में ज्यादातर आप लोग को भूकंप देखने को मिलते हैं। अभी प्लेट का मूवमेंट दो तरीके से होता है, या तो प्लेट एक दूसरे में आके टकराएगी या प्लेट दूर दूर हो जाएगी। जब टकराएगी एक दूसरे से तो उसे कहते हैं दोस्तों कन्वर्जेंट, और जब दूर दूर होगी तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट। या कई बार क्या होती है, प्लेट ऐसी भी खसक जाती है, ठीक है ना, दूर जा रही है, पास आ रही है और टेढ़ी भी खसक जा रही है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाया, कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा है। या तो एक के अंदर एक घुस गई, कन्वर्जिंग प्लेट कही उसे हमने, या फिर आप लोग देखते होंगे दूर दूर हो जाती, जिसे डाइवर्जिंग कहते हैं, ज्यादातर ओशियन के अंदर देखने को मिलता है। या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती, मतलब इस तरीके से फॉल्ट हो जाता, खसक जाती। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है आप लोग का अर्थक्वेक। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता कैसे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। या तो जब प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होगा उसकी वजह से जो सडन एनर्जी का रिलीज होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, या फिर प्लेट टेक्टोनिक एकदम से फॉल्ट कर जाए उसकी वजह से आप लोग को अर्थक्वेक आते हुए देखने को मिलता है। अब जब भी दोस्तों अर्थक्वेक आता है दोस्तों, तो कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जहां पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो वो पॉइंट या जो फॉल्ट रीजन है दोस्तों, उस पॉइंट को कहते हैं हाइपोसेंटर। अब वो तो वो रीजन हो गया जहां पे आप लोग को फॉल्ट हुआ था। अगर मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट पे कहां पे वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, तो एकदम उससे सीधी लाइन ऊपर ले जाओ तो उसे हम लोग कहते हैं एपिसेंटर। तो फोकस क्या था जो मैंने अभी आपको समझाया, जहां पे एक्चुअल में एनर्जी रिलीज हुई है। एपिसेंटर क्या है, उस फोकस का ऊपर वाला पॉइंट जो कि अर्थ सरफेस में आप लोग को देखने को मिलता है। तीन टाइप से सिस्मिक वेव्स फॉर्म होती है अर्थक्वेक के दौरान। एग्जाम में कई बार आता है। एक होती है पी वेव जिसे हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं, फिर आती है सेकेंडरी वेव जिसे हम लोग एस वेव कहते हैं, फिर होती है दोस्तों लॉन्ग वेव या इसको लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो जो दोस्तों पी वेव होती है दोस्तों, ये प्राइमरी वेव है। सबसे पहले यही ट्रेवल करके आती है, सॉलिड लिक्विड गैस सब में ये ट्रेवल कर लेती है और सबसे पहले यही डिटेक्ट होते हुए आप लोग को देखने को मिलती है। इसमें जो मोशन आप लोग को देखने को मिलता है वो रहता है पुश पुल कंप्रेशन मोशन। इसके बाद आप लोग को देखने को मिलती है दोस्तों सेकेंडरी वेव, जो कि पी वेव के बाद आती है, जो थोड़ी स्लो होती है उसके कंपेयर में, और ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करती है। इसका मोशन आप लोग को अप डाउन या साइड बाय साइड देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एल वेव की, जिसे हम लोग लॉन्ग वेव कहते हैं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा स्लो होती है और सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली वेव यही होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती है कुछ इस तरीके से, और इसी की वजह से आप देखते होंगे बिल्डिंग गिर जा रही है और सबसे ज्यादा लॉस इसी वेव से होता है। ये वेव फास्ट होती है, जल्दी डिटेक्ट होती है, ये थोड़ी स्लो ट्रेवल करती है, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है, और ये अर्थ के क्रस्ट पे करती है, सबसे स्लो होती है और सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली वेव है। एग्जाम में आता है ये सारी चीजें, इसलिए पढ़ा रहा हूं। अब अर्थक्वेक को हम लोग ना मेजर कर पाते हैं रेक्टर स्केल से, कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको एक स्केल के थ्रू हम लोग समझाते हैं। वो रेंज होती है आप लोग की 0 से 9 के बीच में, और ये सभी चीजें सिस्मोग्राफ से मेजर हो पाती है, जो कि दुनिया में हर जगह लगे हुए हैं और कंटिन्यूअसली अर्थक्वेक को मेजर करते रहते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों आप लोग का वोल्केनो। अब ये वोल्केनो बनते कैसे, जब भी प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट होगा दोस्तों, तो अर्थ के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, स्पेशली एस्थेनोस्फीयर वाले रीजन में, और वहां से मोल्टन लावा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो एक ओपन रप्चर बनाता है क्रस्ट पे और वहां से निकल जाता है बाहर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक एशेस एंड गैसेस। कुछ इस तरीके से आप लोग को वोल्केनो देखने को मिलता है। तो ये रहा आप लोग का मैग्मा। तो डायरेक्टली से बाहर निकलते हुए आप लोग को देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें भी है। मैग्मा निकला था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया और फिर यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, उसे हम लोग सिल कहते हैं। कई बार क्या होता है, मेन वाले जो वेंट है वहां से ना निकलते हुए साइड से निकलते हुए देखने को मिलता है, तो साइड वेंट से भी आप लोग को मैग्मा निकलते हुए दिखता है। मेन एशेस का क्लाउड मेन क्रेटर से निकलते हुए आपको दिखता है। इंडिया में एकमात्र आप लोग को एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में। वहां पे एक बैरन आइलैंड है, वहां पे आप लोग को एक एक्टिव वोल्केनो मिलेगा इंडिया का, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, हम जानने वाले हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर दोस्तों। तो जो ट्रोपोस्फेयर है कहां, तो ये रहा दोस्तों, तो ये रही हमारी अर्थ के ऊपर का जो लेयर है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो अराउंड 0 से 12 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। लोअर मोस्ट लेयर होती है, सारे वेदर के फिनोमेना यहीं पे होते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। यहीं पे आप लोग को ओजोन लेयर देखने को मिलती है और सोलार यूवी रेडिएशन वगैरह सब
सब यहीं पे आते हैं। ये रहा आप लोग का स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आता है मीजोस्फेयर, जो कि 50 to 85 किलोमीटर के आसपास चलता है। ये कोल्डेस्ट रीजन होता है दोस्तों। जितने भी मीटियोर अर्थ पे आते हैं और बर्नआउट हो जाते हैं वो इसी रीजन में होते हैं दोस्तों। ये रहा आप लोग का मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर आता है दोस्तों आप लोग का थर्मोस्फेयर, जहां पे एक्चुअल में ऑरास देखने को मिलता है। आप जानते होंगे सन से ढेर सारी हीट वेव्स ट्रैवल करते हुए अर्थ की तरफ आती है और वो अर्थ में आके ट्रैप हो जाती है उसके मैग्नेटिक पोल्स पे, और वो कन्वर्ट हो जाती है ऑरास में। एक्चुअल में मैं आपको एक फोटो भी दिखा रहा हूँ ऊपर। इस तरीके के नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में आप लोग को ऑरास देखने को मिलता है, एक लाइटनिंग स्काई देखने को मिलता है। वो सारा फिनोमेना यहीं पे होता है। इसके बाद आता है दोस्तों आइनोस्फीयर, जहां पे रेडियो कम्युनिकेशंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है लास्ट में दोस्तों वो आता है आप लोग का एक्सोस्फीयर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की। इसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। ये रहा आप लोग का वो लेयर। कहां गया भाई? ये रहा लेयर आप लोग का। तो दोस्तों याद रखना है आप लोग को हमेशा की जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आप लोग को नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आप लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, मीथेन, नियॉन और ओजोन भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते दोस्तों, वो है आप लोग का प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम क्या होता है। वैसे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे आर्ट्स में तो आप लोग को पता होगा, लेकिन जो हमारे साथ साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट है हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं जीएटी के पॉइंट से। अर्थ के अंदर आप लोग को कई ऐसे जोन्स देखने को मिलते हैं जहां पे एयर प्रेशर कहीं पे हाई होता है तो कहीं पे लो होता है। इन्हीं को कहते हैं दोस्तों प्रेशर बेल्ट्स। तो ये प्रेशर बेल्ट्स आप लोग को किस टाइप के देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों 7 प्रेशर बेल्ट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है पोलर हाई, फिर आता है सब पोलर हाई, फिर आता है सब पोलर लो, फिर आता है दोस्तों सब ट्रॉपिक हाई। इसके अलावा है इक्वेटर लो, सब ट्रॉपिक हाई, सब पोलर लो, पोलर हाई। तो मेनली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 4 मेन आप लोग के बेल्ट है। सबसे पहला आप लोग का इक्वेटर लो बेल्ट। ये रहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट ट्रैप होते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एयर एक्चुअल में ऊपर की तरफ उठते हुए देखने को मिलेगी और एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है। इस जोन को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। ये रहा, ये देखो, ये रहा आप लोग का रीजन। इसी की मैं बात कर रहा था। इसके बाद होता है सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर जोन। यहाँ पे एयर ऊपर से नीचे की तरफ आती है और हाई प्रेशर बेल्ट बनाती है। यहाँ पे आप लोग को ज्यादातर डेजर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। ये रहा वो जोन। इसके बाद आता है दोस्तों सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में भी आप लोग को देखने को मिलता है, जहां पे कोल्ड और वार्म एयर आके मिलती है और एक लो प्रेशर बनाती है। इसके अलावा लास्ट में आपको देखने को मिलता है पोलर रीजन पे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में एक जोन। यहाँ पे होती है सबसे ज्यादा ठंड, क्योंकि यहाँ पे एयर हैवी होकर सबसे ज्यादा नीचे आ जाती है और एक हाई प्रेशर बेल्ट कन्वर्ट करती है। तो विंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमेशा एक चीज याद रखना, विंड ज्यादातर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। तो याद रखना इक्वेटर पे लो प्रेशर बनता है, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बनता है, 60 डिग्री पे लो प्रेशर बनता है और 90 डिग्री में हाई प्रेशर बनता है। इसके अलावा कुछ 3 और मेजर पॉइंट है, वो है ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। क्या होता है सिंपल वे में समझाता हूं उसको भी। सबसे पहले ट्रेड विंड समझ लेते हैं। ये 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ ट्रेवल करती है, स्पेशली इक्वेटर के तरफ। डायरेक्शन हमेशा इसका ईस्ट टू वेस्ट होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये इंडिया के मॉनसून पे भी अफेक्ट करती है। इसके बाद आता है दोस्तों वेस्टर्लीज। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ ट्रेवल करती है और इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है। लास्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों पोलर ईस्टर्लीज की, तो ये 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ ट्रेवल करती है और इसका डायरेक्शन आपको ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिलता है। ये बेसिक चीजें आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों साइक्लोन, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुने होंगे। साइक्लोन के डिफरेंट नाम है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाइना सी में आप लोग को इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशियन में से ट्रॉपिकल साइक्लोन से हम लोग नाम से जानते हैं। कैरेबियन सी में यहाँ पे हमें कैरेबियन सी में से हरिकेन कहते हैं। यूएसए में से टॉर्नेडो कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में से विली विली कहते हैं। जापान में से टॉफू कहते हैं। बढ़िया होता क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। साइक्लोन बेसिकली एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जहां पे हवा तेज स्पीड से सेंटर की तरफ घूमती है स्पाइरल फॉर्म में और साथ में लाती है हैवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स। बेसिक आइडिया अगर मैं बताऊं आप लोग को साइक्लोन का, तो एक बार अच्छे से समझना। सेंटर रीजन जो रहता है ना, वहां पे लो प्रेशर रहता है। बाहर की हवा अंदर की तरफ आती है और अर्थ के रोटेशन की वजह से हवा यहाँ पे घूमना शुरू कर देती है। बेसिकली ये भी 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ज्यादातर वार्म ओशियन में बनता है। इंडिया में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन होता है, जो कोल्ड प्लस वार्म एयर के साथ मिलकर बनते हैं। ये आपको मिड एल्टीट्यूड रीजन में देखने को मिलेगा। और इसी के अपोजिट टाइप में जो वर्क करता है दोस्तों, उसको हम लोग एंटी साइक्लोन भी कहते हैं। एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, याद रखना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला आप लोग को साउथर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं दोस्तों, क्लाउड्स हाई लेवल में आप लोग को बनते हुए देखने को मिलते हैं। ये सारे टाइप के क्लाउड्स, मिड में ये सारे टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं और लो में ये सभी के सभी टाइप के क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो आप लोग को याद रखना है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे आप देख पा
बारे में, हाई, मिड और लो, एक बार इसका फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो और नाम याद रख लो। एग्जाम में आते ज्यादातर आप लोग को ये देखने को मिलता रहता है। सबसे बड़ा टाइप कौन सा है, वो नाम याद होने चाहिए। थोड़े नाम टफ वाले हैं लेकिन हमें याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा साइक्लोन के बारे में बता दिया, लो प्रेशर में बनने वाला साइक्लोन, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर में बनता है। तो ये मेन 10 टाइप के आप लोग के क्लाउड्स हैं। कोशिश करो अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो पाए तो यार अब क्या कर सकते हैं, वैसे भी इतना वास्ट टॉपिक है, अगर इसको छोड़ भी दोगे तो चल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की दोस्तों, जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जिसके अंदर हम ओशियंस और टाइड्स के बारे में बात करेंगे। अर्थ के सरफेस में अगर आप लोग ध्यान दो 70% आप लोग को ओशियन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 71% के जितने भी सोलार एनर्जी सन से अर्थ पे आती है वो एक्चुअल में ओशियन ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये प्राइमरी सोर्स होता है दोस्तों मॉइस्चराइजर का। अर्थ का मॉइस्चराइजर ओशियन है और यहाँ पे रेनफॉल का रीजन भी ओशियन की वजह से ही होता है। ओशियन के अंदर आप लोग को मेटालिक साथ ही साथ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मिलते हैं, पेट्रोलियम, गैस, सॉल्ट, मैग्नीज, गोल्ड, डायमंड, टिन, आयरन। और सीधी बात है, आप सभी लोग जानते हो सी के अंदर सैलिनिटी होती है, मतलब खारापन। तो सैलिनिटी सबसे ज्यादा आप लोग को ट्रॉपिक रीजन में देखने को मिलेगी और ये सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है टुवर्ड द इक्वेटर एंड द पोल की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों टाइड्स के बारे में। जैसे आप सभी लोग जानते हो ये है अर्थ और ये है मून। अर्थ तो मून को अपने तरफ खींच कर रखी हुई है जिसकी वजह से वो अर्थ के अराउंड पे घूमता रहता है। सेम ऐसे ही मून भी अर्थ पे फोर्स लगाता है। अब वो इतना ज्यादा पावरफुल फोर्स नहीं रहता है कि वो अर्थ को अपने तरफ खींच ले, इसलिए अर्थ में जो पानी है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो ये अर्थ के पानी को एक्चुअल में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको टाइड्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। सुबह के टाइम पे मून का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए लो टाइड्स रहते हैं और स्पेशली उस टाइम पे टाइड सन की वजह से भी बन रहे हैं। मून एक्चुअल में करीब है, ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है पानी पे, इस वजह से रात के टाइम में हाई टाइड्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब ऊंचा ऊंचा पानी उठते हुए देखने को मिलता है। और इसलिए कहा जाता है बीचेस में रात के टाइम पे आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें भी याद रखना स्प्रिंग टाइड्स क्या होता है। इस टाइम पे सबसे हाईएस्ट टाइड बनते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं फुल मून और न्यू मून के टाइम पे। और नीप टाइड के टाइम पे दोस्तों पानी ज्यादा ऊपर नीचे कम होता है। ऐसे टाइम पे याद रखना सन और मून की जो ग्रेविटी है एक दूसरे को पार्शियली कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए इस टाइम पे वीक टाइड्स बनते हुए आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो स्प्रिंग टाइड मतलब ज्यादा आप लोग के टाइड्स हैवी बनेंगे, बड़े बड़े बनेंगे, और नीप टाइड के टाइम पे छोटे छोटे बनेंगे। वेव्स क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को पानी के अंदर एक वाटर का वेव्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलता रहता है। अब ये आप लोग को या तो सी फ्लोर के मूवमेंट की वजह से देखने को मिल सकता है, अर्थ को एक फॉल्ट हो गया उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, अगर वाटर के अंदर, अगर ओशियन के अंदर कोई वोल्केनिक एक्सप्लोजन हो गया उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, तब आप लोग को वेव्स फॉर्म होते हुए वाटर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा एग्जामिनेशन में ओशियन करंट्स आप लोग को आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब ये ओशियन करंट होता क्या है इसको सिंपल वे में समझा देता हूं। अब जो ओशियन का पानी है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, तो जो उसका मूवमेंट है दोस्तों वो एक फिक्स डायरेक्शन में हमेशा देखने को मिलेगा, जैसे रिवर में आप लोग को देखने को मिलता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ओशियन के अंदर भी होता है। अब ये मेनली किस वजह से हो रहे हैं, विंड के मूवमेंट की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से और साथ में सैलिनिटी की वजह से। अब ये आप लोग को बेसिकली दो टाइप के मिलते हैं, एक होता है वार्म और दूसरा होता है कोल्ड। वार्म करंट कब बनता है, जब गर्म एरिया से पानी ठंडे की तरफ जाता है, जैसे कोस्टल एरिया को वार्म बना देता है, एग्जांपल के तौर पे गल्फ स्ट्रीम्स। और कोल्ड करंट क्या होता है, ठंडी जगह से पानी गर्म की तरफ जाता है और ऐसे टाइम में वो क्लाइमेट को ठंडा कर देता है, एग्जांपल के तौर पे पेरू करंट। तो ओशियन के जो करंट्स है बेसिकली ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं और ये फिशेस को भी इंपैक्ट डालता है और साथ में वेदर और रेनफॉल पे भी इफेक्ट जरूर देता है। अब एग्जाम में कई बार ये चीज आता है कि कौन सा करंट किस तरफ चलता है, तो एक बार ना आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, ये बहुत सारा टॉपिक है, स्पेशली इंडियन ओशियन के करंट को तो एक बार जरूर देख लेना। तो देखो पैसिफिक ओशियन के अंदर कहां पे कौन कौन से करंट देखने को मिलते हैं और अटलांटिक ओशियन के अंदर कौन से मिलते हैं, इंडियन ओशियन के अंदर कौन से मिलते हैं, सब कुछ आप लोग को ना एक एक बार रीड कर लेना, कई बार एग्जाम में आ सकता है, एक बार इसको पॉज करके रीड कर लो। ये सारी चीज आप लोग को मेरी इस बुक के अंदर भी मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सभी के सभी मेरी इस बुक के अंदर का ही है, बुक ले लो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीयूटी एग्जामिनेशन को क्रैक करना आप लोग के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। अब बढ़ते दोस्तों ज्योग्राफी के लास्ट पोर्शन की तरफ, जो रहने वाला है आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी। ये जो इंडियन ज्योग्राफी पार्ट है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, तो एक एक करके ईमानदारी से आप लोग को उसको याद करते हुए चलना है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, वर्ल्ड की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो 7th रैंक आती दोस्तों लार्जेस्ट कंट्री की लिस्ट में हमारा नाम। इंडिया का जो एरिया दोस्तों अराउंड 32.87 लाख एरिया आपको देखने को मिलता है स्क्वायर किलोमीटर में। ये ज्योग्राफिकल एरिया की मैं बात कर रहा हूं। लैंड फ्रंटियर की अगर बात करूं तो 15,000 किलोमीटर के आसपास का लैंड फ्रंटियर है, मतलब अरे वो लैंड रहता ना नो मैंस लैंड, मान लो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है तो उसके बीच में जो छोटी सी आप लोग का लैंड है वो इतना आप लोग का बचा हुआ है जो इन सब चीज में चला गया। 200 से ज्यादा आप लोग को आइलैंड आप लोग को देखने को मिलते हैं अंडमान में, टोटल 247 आप लोग को देखने को मिलते हैं छोटे छोटे और मिला के। इंडिया लाया करता है दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद करना है,
एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी के अभी पॉज करो और उसको नोट डाउन करो। इंडिया के आसपास आप लोग देखते हो ढेर सारी कंट्रीज और साथ में ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड में अरेबियन सी देखने को मिलती है, साउथ साइड में इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। इंडिया का जो मेनलैंड है दोस्तों वो 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देखने को मिलता है, और ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो 29,2933 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं ये है इंडिया का मैप। अभी जो मैंने लोकेशन की बात किया ना, यहां से लेकर यहां तक की क्या डिस्टेंस है, और सेम ऐसे यहां से लेकर यहां तक की क्या डिस्टेंस है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जामिनेशन में आता है। तो ईस्ट टू वेस्ट ये रहा, नॉर्थ टू साउथ ये रहा। साथ में दोस्तों याद रखना गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। ये रहा वो रीजन, ये पार्क स्ट्रेट और ये रहा आप लोग का गल्फ ऑफ मन्नार। ये रही वो मैराइन बाउंड्रीज दोस्तों जो कि एक्चुअल में इंटरनेशनल मैराइन बाउंड्री मानी जाती है इंडिया और श्रीलंका के लिए, यहां पे आप लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल डेटा है दोस्तों। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए, ये रहा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करी जाए तो वो है आप लोग का किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में, रिवर लोहित के पास। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो उसका नाम है ग्वार मोटा, जो कि कच्छ में आपको देखने को मिलेगा, ये गुजरात का पार्ट है। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों ऊपर वाले रीजन की, तो वो आप लोग को देखने को मिलता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। साउथर्न मोस्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं इंडिया मेनलैंड के हिसाब से तो वो कन्याकुमारी है, लेकिन अगर मैं इंडिया पूरा होलसम के हिसाब से बात करता हूं, ये आइलैंड्स को भी मिला लेता हूं, अंडमान निकोबार को, तो उस दौरान उसे माना जाता है इंदिरा पॉइंट, वो रहा ये। इंडिया के अंदर जो मेन माउंटेन रेंज आप लोग को देखने को मिलती है एक बार देख लो दोस्तों, ये रही हिमालयन माउंटेन, जो कि आप लोग की एक्सटेंडेड है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के। यहाँ पे घारो हिल्स मिलती है, यहाँ पे खासी हिल्स कई बार एग्जाम में आता है। इस तरफ में वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेगी, ये हिल माउंटेन रेंज है। सेम ऐसी यहाँ पे भी आप लोग को ईस्टर्न घाट देखने को मिलने वाली है। ये विंध्यन माउंटेन रेंज है, ये सतपुड़न माउंटेन रेंज है। कई बार एग्जाम में आता है कि विंध्यन माउंटेन रेंज और सतपुड़न माउंटेन रेंज के बीच में कौन सी रिवर बहती है दोस्तों, तो वो है नर्मदा। और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जिसका नाम है अरावली, जो कि राजस्थान में फैली हुई दिल्ली तक के जाती है। तो एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें आती है, एक एक करके एक बार पॉइंट देख लेते हैं। हिमालयन माउंटेन को माना जाता है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज। माउंट एवरेस्ट जो कि टॉलेस्ट पीक है यहीं पे है। इंडिया के हिसाब से इंडिया में काराकोरम रेंज आप लोग को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। 60+ पीक्स यहाँ पे है, इंक्लूडिंग K2 माउंटेन, जिसकी पीक हाइट है 8611 मीटर, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है वर्ल्ड की और इंडिया की नंबर 1। दोस्तों बात करते हैं शिवालिक हिल के बारे में, जो कि आप लोग को कहां देखने को मिलती है, तो ये रहा इंडिया का रीजन, और यहां पे आप लोग को ये देखने को मिलती है। वैष्णो देवी भी इसी पार्ट में आप लोग को लाई करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा अरावली रेंज की अगर मैं बात करूं तो इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, जो कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली यहां पे देखने को मिलती है, और इसका हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में आपको मिलेगा। इसके बाद है विंध्यन रेंज, जो कि सेंट्रल इंडिया में फैली हुई है 1000 किलोमीटर के आसपास। सेम ऐसी सतपुड़न रेंज, जो कि आप लोग को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फैली हुई देखने को मिलती है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में भी है थोड़ी बहुत रेंज। हाईएस्ट पीक रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो ये है धूपगढ़, जो कि आपको महादेव हिल में मिलेगी, और रेंज इसकी है 1350 किलोमीटर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, एक बार देख लेते हैं। इंडिया के पॉइंट से हाईएस्ट पीक आपको K2 मिलेगी दोस्तों, जिसकी हाइट 8611 मीटर की है। अरावली में गुरु शिखर है, जिसको माउंट आबू में मिलती है, वो उसकी रेंज हाइट आप लोग की 1722। ईस्टर्न घाट में जो आप लोग की पीक हाईएस्ट है उसका नाम है अरोयाकोंडा, जिसकी हाइट भी आपको याद रखनी है। मिजोरम में अगर बात करी जाए तो ब्लू माउंटेन, नागालैंड में अगर बात करी जाए तो सारामती, सतपुड़ा में धूपगढ़। अब ये जो जितनी आ रही है ना, इनकी हाइट नहीं भी याद रही तो चलेगा, लेकिन पीक के नाम याद रखो। वेस्ट बंगाल में बात करी जाए तो टाइगर हिल, उत्तराखंड में बात करी जाए तो नंदा देवी, वेस्टर्न घाट में बात करी जाए तो अनामुड़ी, अंडमान एंड निकोबार में याद रखना सैडल पीक कई बार एग्जाम में आता है। साउथर्न हिल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पलानी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो वो है दोस्तों दोड़ा बेटा। हाईएस्ट पीक की बात करी जाए ईस्टर्न घाट में तो दोस्तों वो है महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में आपको मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोग के लिए एक मैप लेकर आया हूं, इसका एक बार लगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या मैं इसकी पीडीएफ की लिंक या फिर आप लोग को लिंक ना कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। डाउनलोड करके एक बार इसको जूम करके जो जो रीजन मैंने मार्क किया हूं एटलीस्ट उसको जरूर देख लेना। तो इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। याद करने के लिए इजी रहेगा कहां पे कौन सी हिल्स, माउंटेन्स आप लोग को देखने को मिल रही है, और यहाँ पे फैक्ट भी आप लोग के लिए ऐड कर दिया हूं। यहां तक कि मेरे ख्याल से आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है माउंटेन पासेस, जो कि इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब ये माउंटेन पासेस होते क्या है? बेसिकली नेचुरल पाथ होते हैं 2 माउंटेन के बीच में, जहां से आप लोग ट्रेवल कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग को ढेर सारे पास देखने को मिलेंगे। लाइक हिमालय के अंदर आप लोग को बनिहाल पास देखने को मिलेगा, जो कि दोड़ा और अंटांग के बीच में मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में।
शिप्की ला नाम से पास है एक दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। बैरालेंचला पास नाम से एक और पास है जो कि आप लोग को हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। रोहतांग पास जहां पे ज्यादातर लोग घूमने जाते रहते हैं वो भी आप लोग को हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। बॉमडिला पास जो आप लोग को अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इंडिया और चाइना के बीच में शिप्की ला नाम से एक पास है जो हिमाचल प्रदेश में आपको मिलता है। टांगला नीतिला नाम से एक पास है दोस्तों जो उत्तराखंड में मिलता है। लिपू लेह ला नाम से एक पास है दोस्तों जो उत्तराखंड में मिलेगा। जेलेपला नाम से एक पास है जो आप लोग को सिक्किम में मिलता है दोस्तों। और नाथुला नाम से एक पास है दोस्तों जो आपको सिक्किम में मिलता है। ट्रांस हिमालयन पास की बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट पास है जो कई बार पूछा जाता है, वो है काराकोरम पास और अंगील पास जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। ऐसे वेस्टर्न घाट में आपको पास है दोस्तों, इसका नाम है पाल घाट, सेंकोटा, थल घाट और भोरम घाट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और घाट से, अगर ये याद नहीं भी रहे तो एटलीस्ट ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया की बाउंड्रीज के बारे में दोस्तों। तो कोस्टल लाइन जो आप लोग को इंडिया में देखने को मिलेगी वो रहती है अराउंड 7,516 किलोमीटर के आसपास की। बहुत लंबी कोस्टल लाइन है हमारी। ऐसे इंडिया किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के पास और बांग्लादेश के साथ। एग्जाम में कई बार आता है कि सबसे ज्यादा हम किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो वो है बांग्लादेश के साथ अराउंड 4,000 किलोमीटर की लेंथ के साथ। इसके बाद इंडो चाइना के साथ अराउंड 3,488 किलोमीटर की। फिर पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की। सबसे कम जो बॉर्डर हम लोग शेयर कर रहे हैं वो अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं 106 किलोमीटर की बस। और कोस्टल लाइन तो आप लोग को याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया गया है रेड क्लिफ लाइन से। इसके अलावा चाइना और इंडिया को जो सेपरेट किया गया है वो है मैकमोहन लाइन। पहले के टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था उसने अफगानिस्तान को सेपरेट कर दिया था दुरन लाइन से। आज के टाइम में दुरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में मिलती है। ये एक बाउंड्री के तौर पे मानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोग का इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड आप लोग को यहाँ पे मिलता है। एग्रीकल्चर सरप्लस एरिया है, रिवर्स की भरमार है। तो चाहे एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाओ मगध एम्पायर के पास, या मिडिवल हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल एरा से चले जाओ आगे बंगाल के नवाब तक के, या ब्रिटिश एम्पायर में चले जाओ, हर किसी ने इस इंडो गैंगेटिक प्लेन को अपने कब्जे में रखा है क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस है जो कमाई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। इस इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर आप लोग को 3 मेजर रिवर देखने को मिलती है, गंगा रिवर, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ये एरिया अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, नॉर्थ से लेकर ईस्टर्न इंडिया तक के, और 4 पार्ट में आपको डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है। इसके बाद बात करी जाए पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में दोस्तों, तो इंडिया के अंदर आपको सबसे बड़ा जो प्लेट्यू मिलता है दोस्तों वो है डेक्कन प्लेट्यू, जो रेक्टेंगुलर शेप का है, जो सराउंडेड है बाय विंध्यन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से। अब आप बोलोगे भाई ये बना कैसे? ये बना हुआ है मोल्टन लावा से। लावा कंटिन्यूअसली निकल रहा होगा और वो स्प्रेड होता गया और आके ठंडा हो गया और इग्नियस रॉक के फॉर्म में बन गया। तो डेक्कन प्लेट्यू आप लोग को इग्नियस रॉक के फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर आता है मालवा प्लेट्यू जो आप लोग को गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि सबसे ज्यादा मिनरल रिच है, जो आप लोग को दोस्तों झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलता है। सबसे ज्यादा यहाँ क्या पाया जाता है कमेंट बॉक्स में बताना जरा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं थार डेजर्ट के बारे में दोस्तों, तो 60% तक का जो राजस्थान का एरिया है वो थार डेजर्ट से फैला हुआ है। इसे मरुस्थली नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक रिवर भी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है लूनी रिवर, जो कि सीजनल रिवर है, बाकी टाइम सूखी रहती है। और साथ में घग्गर नाम से नदी भी है दोस्तों। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि ये सरस्वती रिवर थी, बाद में जाके सूख गई, पतली हो गई तो ये घग्गर रिवर बन गई। आज के टाइम पे ये भी धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है क्योंकि थार डेजर्ट जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है आगे की तरफ। ये रहा थार डेजर्ट जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का हिस्सा में भी है और इंडिया के हिस्से में भी है। ये रहा इंडिया के प्लेट्यू जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये रहा डेक्कन प्लेट्यू जो सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और प्लेट्यूज देखने को मिल रहा है। ये रहा वो मालवा प्लेट्यू जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। बाकी प्लेट्यू के बारे में एक बार पॉज करके रीड कर लेना ना। आप बोल रहे हो कि भैया कितना फैक्चुअल डेटा। जी हाँ, ये इंडियन वाला जो ज्योग्राफी है इसमें फैक्चुअल डेटा ही है। अगली बात करते हैं दोस्तों मेजर आइलैंड ग्रुप के बारे में। तो अंडमान निकोबार में आप लोग को देखने को मिलता है सबसे ज्यादा आइलैंड, जो कि आप लोग को सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में। 204 आइलैंड आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और एक एक्टिव वॉल्केनो भी है यहाँ के एक आइलैंड में जिसका नाम है बैरन आइलैंड। सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ की है सैडल पीक जो है 737 मीटर की। लक्षद्वीप में भी आपको ढेर सारे आइलैंड मिलेंगे दोस्तों, जो कि अरेबियन सी में आप लोग को देखने को मिलता है। 43 आइलैंड है यहाँ पे। तो दोस्तों अंडमान और लक्षद्वीप दोनों को मिला के बन जाते हैं 247 आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप के आइलैंड को जिस तरीके के आप लोग को देखने को मिलते हैं, कवारती नाम से यहाँ पे मेन सिटी है जो कैपिटल है, और पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान निकोबार में मेन सिटी है। कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों 10 डिग्री जो चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल। इसके ऊपर क्या है तो लिटिल अंडमान है, उसके नीचे क्या है
कार निकोबार आइलैंड है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया के अंदर ढेर सारी रिवर्स भी आप लोग को देखने को मिलती है, जैसे आप लोग इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ढेर सारी रिवर्स आप लोग को यहाँ पे ब्लू कलर से डिनोट करके दिखाई गई है। ये रही गंगा रिवर, ये रही यमुना रिवर, ये इंडस रिवर यहाँ जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आ रही है दोस्तों, ये महानदी है, ये नर्मदा रिवर है, इसी के नीचे ताप्ती रिवर आपको दिखती है, जो इस डायग्राम में नहीं है बट ऐसी आप लोग को जाते हुए देखने को मिलती है इस तरफ। ये गोदावरी रिवर है, साउथ की सबसे बड़ी नदियों में से एक। इसके नीचे आती है आप लोग की कृष्णा रिवर, उसके नीचे आती है कावेरी रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो एटलीस्ट आपको तो याद रखना ही। तो एक बार देख लेते हैं इनके बारे में। गंगा रिवर की बात करी जाए तो एक कंबाइंड सोर्स से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है। इसकी लेंथ की अगर बात करी जाए तो 2525 किलोमीटर की लेंथ है इनकी। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बात करी जाए दोस्तों, मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म होती है। 2900 किलोमीटर की लेंथ है। आप बोलोगे भैया इंडिया में लॉन्गेस्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो एक्चुअल में चाइना से होकर गुजरते हुए आ रही है। इंडस रिवर भी बहुत बड़ी रिवर है, अगर आप देखो तो गंगा रिवर से भी बड़ी रिवर है, लेकिन इंडिया में नहीं ट्रेवल कर रही है उतना। एक्चुअल लेंथ इसकी 2880 किलोमीटर के आसपास है, जो अरेबियन सी में जाके एंड होती है और ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें ऐड होती है। यमुना रिवर की बात करें तो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा में जाके मिल जाती है। चंबल रिवर की बात करी जाए तो एमपी से निकलती है, यमुना में जाके मिलती है। सतलज रिवर की अगर बात करूं दोस्तों तो मैं मानसरोवर लेक से निकलती है, चेनाब रिवर में जाके मिलती है। घग्गर रिवर की बात करी जाए दोस्तों, मत्स्यंग ग्लेशियर से निकलती है, गंगा रिवर में मिलती है। नर्मदा रिवर दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, अरेबियन सी में जाके एंड होती है। गोदावरी रिवर की बात करी जाए तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है। कृष्णा रिवर की बात करी जाए तो वेस्टर्न घाट से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है। दोस्तों ये स्टार्टिंग की एटलीस्ट इतनी रिवर के तो आप लोग को लेंथ भी याद करना है, कहां पे जाके एंड हो रही है मालूम होना चाहिए। बाकी और भी रिवर से दोस्तों अगर आप चाहो तो पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो, और ये सभी फैक्चुअल डेटा आप लोग को मेरी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो पेज नंबर 55 में आप लोग को एक कंप्लीट टेबल मैंने प्रोवाइड करके दिया, उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब ढेर सारी रिवर्स है, रिवर में फ्लो आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है और फिर एक टाइम पे आके पानी चला जाता है। तो हम इंसानों ने क्या करें, पानी को स्टोर करने की कोशिश करें कि जब जरूरत पड़े तब उसका हम यूज कर सके। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आपको रिवर वैली प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलता है जो है भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, जो कि सतलज रिवर पे बना हुआ है पंजाब में। हाईएस्ट डैम माना जाता है इंडिया का, और इसके रिजर्वर का नाम है दोस्तों गोविंद सागर लेक। सेम ऐसे आप लोग को देखने को मिलता है महानदी में, उड़ीसा के अंदर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम यहीं पे बना हुआ है, हीराकुंड प्रोजेक्ट के अंदर। सेम ऐसे चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा चंबल रिवर में, एमपी और राजस्थान के बीच में देखने को मिलता है। 3 डैम्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। इसके अलावा कृष्णा रिवर पे भी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट। टहरी डैम बना हुआ है दोस्तों उत्तराखंड में। दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है दामोदर रिवर पे, दामोदर नाम की एक रिवर है बिहार में, वहां पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा। शिव समुद्रम प्रोजेक्ट आप लोग को देखने को मिलता है कावेरी नदी पे कर्नाटक में, जो कि ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट के तौर पे जाना जाता है इंडिया का। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा रिवर पे बना हुआ है गुजरात में, यहीं पे आप लोग को एक सबसे बड़ा स्टैच्यू देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड का। क्या नाम है उसका और किस पर्सनालिटी के ऊपर बनाया गया है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। तो ऐसे और भी डिफरेंट टाइप के रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, अगर चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अदरवाइज ये जो इंपॉर्टेंट वाले इनको तो देख के जाना ही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डेल्टास फॉर्म होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आप लोग को सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है। तो ये एक्चुअल में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट बंगाल में आप लोग को देखने को मिलेगा इस रीजन में। ये बांग्लादेश में भी है, लेकिन हम इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। टोटल सुंदरबन रीजन की, सुंदरबन जो पूरा का पूरा है ना, उसकी एरिया की बात करी जाए तो वो है 9630 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे आप लोग को सुंदरी, पसूर, नायपा देखने को मिलता है फ्लोरा के पॉइंट से। फोना के पॉइंट से अगर बात करी जाए तो बंगाल टाइगर, बंगाल मॉनिटर लिजर्ड, सेल्वेटर लिजर्ड आपको देखने को मिलती है। मेनली ये जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पे होती है फिशिंग, एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस और टिम्बर और फायरवुड की हार्वेस्टिंग भी यहीं पे होती है। और अंग्रेज भी इसी रीजन पे सबसे पहले कब्जा किए थे। अब इंडिया में मानसून की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिया पे जो मानसून है आप लोग को सबसे पहले इस रीजन से आता है, फिर एक्चुअल जो मानसून है वो इस रीजन से मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ से आप लोग को आते हुए देखने को मिलता है। विंटर मॉनसून में जो विंड्स गई थी वो रिटर्न होते हुए वापस आती है, इसलिए एक बार विंटर में आपको बारिश देखने को मिलती है। जो इंडिया में क्लाइमेट आपको मिलता है उसका नाम है दोस्तों ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, जिसे हम लोग मौसम भी कहते हैं। मौसम वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड है दोस्तों। इंडिया में आप लोग को 3 सीजन मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या है वो सीजन। अब क्यों इतने टाइप के आपको क्लाइमेट इंडिया में मिल रहे हैं? लैटिट्यूड की वजह से, हिमालयन माउंटेन रेंज की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से और डिस्टेंस फ्रॉम द सी की वजह से। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मॉनसून सिर्फ अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से नहीं आ रहा है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी आते हुए देखने को मिलता है। स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में विंटर रेन्स होती है, जिसको जेट स्ट्रीम के तौर पे भी जाना जाता है। ये रही वो विंटर स्ट्रीम्स जो कि मेडिटेरियन सी से उठकर इंडिया की तरफ आती है, जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इंडिया के अंदर आप लोग को किस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, तो याद रखना मेनली
मेटालिक मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो लेड, जिंक, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, मैग्नीज, गोल्ड देखने को मिलता है। नॉन मेटालिक मिनरल की बात करी जाए तो लाइमस्टोन, माइका, डोलोमाइट, एस्बेस्टोस, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस मिलते हैं। ये कंप्लीट डायग्राम आप लोग को मिनरल मैप बनाकर दिया हूं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इसको एक बार ओपन करके जरूर देखना। यहां सारे मिनरल लिखे हुए, मेटालिक, नॉन मेटालिक, कहां कौन सी चीजें मिलती है ज्यादातर, ये सब कुछ आप लोग को यहां पे मिल जाएगा। सबसे ज्यादा मिनरल रिच रीजन ये वाला है, तो एक बार इसको प्लीज डाउनलोड करके जूम करके एक बार एग्जामिन कर लेना। यहां से होता है आप लोग का ये पोर्शन कंप्लीट। एक एक्स्ट्रा पोर्शन है जो आप लोग को जीएटी के अंदर पढ़ना दोस्तों, वो है आप लोग का इंडिया का सेंसस 2011 का। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 1 to 1 करोड़ है। लिटरेसी रेट 74.04% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात कर जाए स्क्वायर किलोमीटर से तो वो 382 की डेंसिटी मिलती है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस्ड है हमारा देश। सेक्स रेशो की अगर बात कर जाए पर 1000 मेल से तो 640 आप लोग को सेक्स रेशो मिलेगा, और चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर बात करी जाए तो 614 मिलेगा। एग्जाम में आती है ये सारी चीजें। इंडिया में ये जो सेंसस हुआ है 2011 का, ये 15th नेशनल सेंसस है दोस्तों। अब जो होने वाला है वो 16th होने वाला है। ये सेंसस 2 फेज में हुआ था, सबसे पहले हाउस लिस्टिंग के पॉइंट से और दूसरा पॉपुलेशन के पॉइंट से। इस सेंसस में आप लोग को पता चला था कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन से, तो वो है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार। मेन 3 याद रखो। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, तो वो है मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता। आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है। टॉप ग्रोथ रेट वाले स्टेट कौन से, तो सबसे पहले आता है दादर एंड नगर हवेली, फिर दमन एंड दीव, पुडुचेरी। और सेम ऐसे मोस्ट लिटरेटेड स्टेट की अगर बात करी जाए तो केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम। बेस्ट सेक्स रेशो की अगर बात करी जाए दोस्तों तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले केरला में, फिर पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों यहां से होता है ये पोर्शन कंप्लीट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बस अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। बुक के अंदर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब कुछ इसके अंदर मिल रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, Amazon की डिस्काउंट लिंक, जल्दी से जाओ ऑर्डर करो, टाइम वेस्ट मत करो। और भैया के इस वीडियो लेक्चर के देखने के बाद भैया की बेस्ट बुक के साथ रिवीजन कर लेना, सो दैट नंबर आपके तगड़े आने ही वाले हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए भी कंटिन्यू रहने वाले। दोस्तों पॉलिटी हमने पढ़ चुके थे, आज हम लोगों ने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ हिस्ट्री के पोर्शन में, जो थोड़ा सा वास्ट है, जिसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पूरी कोशिश करेंगे कि इसको इजीएस्ट वे में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को समझ पाए, और ऐसे ही करके बस धीरे धीरे करके सारी चीज हो जाएगी। टेंशन क्यों लेते हो? और कॉन्ट्स एंड करंट्स अफेयर भी हम लोग कर लेंगे, टेंशन मत लो यार, सारी चीजें होने वाली। तुम्हारे भैया ने तुमसे वादा करे तो सारी चीजें आने वाली है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बाकी कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना कि जकी भैया ने प्यारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए लेकर आ गए। YouTube में आके कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बाकी कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर कर पाऊं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।